हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसके माध्यम से आपको सीटेट की तैयारी दोस्तों कराई जा रही है। हाँ दोस्तों, एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आपको टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों। और दोस्तों, जो बार बार फेल होते हैं वो इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? ऐसा कौन सा दोस्तों राज्य है जो हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले थे? हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब? तो वह एक ऐसा राज्य था जो गुजरात था, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में हड़प्पा के नगर दोस्तों प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी कैसी है, चपटी है दोस्तों ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17? प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों वह अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, रक्षक मेखला किसकी एक विधि है? मृदा संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागवानी की या मृदा संरक्षण का? तो रक्षक मेखला किसकी एक विधि है? प्रश्न नंबर 4। दोस्तों आपको बताना है, तो ये किसकी हो जाएगी? ये मृदा संरक्षण की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? कॉमन एरा क्या है दोस्तों? कॉमन एरा के बारे में प्रश्न आया है, पिछली बार भी आया था। कॉमन एरा दोस्तों ये क्या है? तो आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा या फिर हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकास का एक नया एरा, या फिर ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, या फिर क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। प्रश्न नंबर 5, तो कॉमन एरा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश देशों में स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, बिग बियर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है बिग बियर? एक आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, या तारा का, या गैलेक्सी का? तो दोस्तों ये बिग बियर एक इसका उदाहरण है। ये है एक नक्षत्र मंडल का। ऑप्शन नंबर
20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आज का, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। प्रश्न नंबर 7, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो दोस्तों ये हो जाएगी अनुसूचित जनजातियां। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, आने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। ये अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। या फिर यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। प्रश्न नंबर 8, तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। 2005 का अधिनियम दोस्तों मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है दोस्तों किसे? पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, पत्नी पुत्री पुत्रियों तथा बहन बहनों को, पुत्री पुत्रियों पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को। तो आपको बताना है इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्रियों को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आने की बहुत संभावना है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान से देख लें। प्रश्न नंबर 10 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? प्राकृत भाषा में लिखी थी, या फिर हिंदी भाषा में लिखी थी, या उर्दू या संस्कृत? तो दोस्तों ये किसमें लिखी गई थी? दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें संस्कृत दोस्तों भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। प्रश्न नंबर 11 है, भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है दोस्तों? द्वीप के रूप में, जल संधि के रूप में, भूसंधि के रूप में, या खाड़ी के रूप में? प्रश्न नंबर 11 है, तो दोस्तों ऐसी सक्रिय पट्टी को जो 2 भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे भूसंधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो भारत का पहला नागरिक दोस्तों किसे कहा जाता है? ये राष्ट्रपति को। और प्रदेश का पहला नागरिक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये राज्यपाल को दोस्तों। प्रदेश का दोस्तों राज्यपाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13,
पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकलने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 13, आखनन, कूपक, कूपकी खनन, विवृत खनन। प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए आखनन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आखनन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, सवाना क्षेत्र को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, या फिर टुंड्रा क्षेत्र को? तो फलोद्यान कहा जाने वाला दोस्तों कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट खाली जगह क्या है? एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है, एक उष्णकटिबंधीय पशु है। दोस्तों जो चैनल पर नया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपका भी हक बनता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 15, तो प्रश्न नंबर 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल से 67 का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल से 63 का कोण बनाती है। पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल से 66 का कोण बनाती है। ये फिर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी एक का अक्ष काल्पनिक रेखा जो इसके समतल से 23 का कोण बनाती है। प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में पृथ्वी की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है, पृथ्वी पर दिन कहलाता है कैसे? दोस्तों दिन ये बनता है कैसे, क्यों कहलाता है दोस्तों, किस प्रकार से दोस्तों पृथ्वी पर दिन होता है? जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय के अनुसार, या फिर पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। प्रश्न नंबर 17, तो पृथ्वी पर दिन कहलाता है किसके कारण? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में? महाजनपद, या फिर गुप्त में, हड़प्पा या वैदिक? प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाजनपद। प्रश्न नंबर 19, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? किस किसके वायसराय काल के में भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी दोस्तों? वह कौन सा वायसराय था जो कलकत्ता से दिल्ली आई थी राजधानी? प्रश्न नंबर 19, तो वह था लॉर्ड हार्डिंग के। लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग।
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? प्रश्न नंबर 20, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन। तो प्रश्न नंबर 20 का आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में दिया गया निम्नलिखित राजवंशों में से अपने राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग आरंभ किया था? चेर, पांड्य, कुषाण या चोल? प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चेर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, माहलवारी बंदोबस्त? प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साध्य कौन सा है? व्याख्यान, शब्दरस, कार्य निर्धारण, वाद विवाद? प्रश्न नंबर 23। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो प्रश्न नंबर 23 का श्रव्य दर्शन इसका श्रव्य दृश्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रव्य दृश्य। प्रश्न नंबर 24, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एक एनसीएफ आधार पत्र खाली जगह किस पर बल देता है? खुली पुस्तक पर, खुली परीक्षा पर, सतत आकलन पर, परीक्षा निष्पादन पर या परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर? प्रश्न नंबर 24। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सतत आकलन पर दोस्तों ये बल देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस संदर्भ के समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासन की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में, प्राचीन भारत के शिक्षण में? प्रश्न नंबर 25। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, खाली जगह के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने में, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने में, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने में, या फिर वैश्विक दुनिया की में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने में? प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 27, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी होंगी, किसके अंतर्गत होंगी, क्यों होंगी दोस्तों? व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, या फिर एक अच्छा मनोरंजक प्रस्तुत करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, या फिर एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। प्रश्न नंबर 27, तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किसमें? एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, संविधान को आमुख को प्रदान करके, उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने इन्हें छोड़ देंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक वास्तविक के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। प्रश्न नंबर 28, तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है विषय वस्तु के बारे में विद्यालयों के प्रत्यास्मरण पर परीक्षण करके। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों की तुलना कर उनकी रैंक निर्धारित करना, या फिर विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 29, तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 30, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, यह दंतुर तटीय क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 30, तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गर्म व ठंडी धाराओं का एक मिलन है। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रह्मोत्तर पर्वत है? बाजेस पर्वत, हिमालय पर्वत, अपलेसियन पर्वत या यूराल पर्वत? तो ये कौन सा है? बाजेस पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य धर्म के एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की आर्थिक धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। प्रश्न नंबर 32, तो प्रश्न नंबर 32 का क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल या पुरापाषाण काल? प्रश्न नंबर 33, तो प्रश्न नंबर 33 में दोस्तों कौन सी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, अफ्लेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई
पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। पुरातत्वों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है या फिर खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। प्रश्न नंबर 34। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। अब लेखागार वह स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के एक दूसरे से स्थान की ओर घूमते रहते थे, किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। एक स्थान पर रहने के संसाधनों में कमी आ जाती थी। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। संस्थानों में अन्य घटक खाद्य संग्रह समूह में संघर्ष करना या जल संसाधनों की खोज में। तो प्रश्न नंबर 35 का दोस्तों क्या है? संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर ये आज के टॉप 35 प्रश्न दोस्तों। आपने इन 35 प्रश्नों में से कितने उत्तर सही किए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।